हेलो एवरीवन, आज मैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेजेस के बारे में बात करने वाला हूं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से एंड तक वीडियो को देखिएगा आप। और मैं सिंपली यहां पर इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं टेबल यहां पे बनाने वाला हूं, ये जो टेबल यहां पर हम सिंपली बनाने वाले हैं, इस टेबल को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, मतलब समझना भी, फिर मेमोराइज भी करना, और फिर इसको हम यूज कैसे करेंगे वो मैं आगे जाके बहुत ही गुड न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाने वाला हूं। अब फिलहाल के लिए आप सिंपली यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं, कनकेव मिरर की बात करने वाला हूं। इस पूरे वीडियो में कनकेव मिरर पे डिस्कशन होगा, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लूंगा उसमें कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस एज्यूम कि पहले आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये आपके पास कनकेव मिरर है। ये आपके पास कनकेव मिरर है। तो ये आपके पास कनकेव मिरर है, और यहां पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास पोल होगा, और ये आपके पास यहां पर फोकस होगा, और ये आपके पास यहां पर कर्वेचर होगा। तो ठीक है, पहला केस जो मैं लूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा। सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज बनती है ना फोकस पे। तो पहला केस यही है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा, आपकी इमेज फोकस पे बनेगी। सिर्फ फोकस पे जरूरी नहीं है, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो ना, तो आप एज्यूम करते हो कि पैरेलल रेज आती है, सेट ऑफ पैरेलल रेज आती है, और वो पैरेलल होती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हिट करती है मिरर को, और वो कन्वर्ज हो जाती है इस फोकस पर। फोकस को इसलिए फोकस कहते हो क्योंकि जो भी आपके पास पैरेलल बीम आएगा ना, मिरर उसको कन्वर्ज करेगा इस फोकस पर। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेते हो, आप एज्यूम करते हो कि ऑब्जेक्ट से आपके पास सेट ऑफ पैरेलल रेज आती है, और वो सेट ऑफ पैरेलल रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती है। तो जब वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो हिट करती है मिरर को, हमने पढ़ा हुआ है वहां पर स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टेड रेज में, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टेड रेज में मैंने पूरा एक केस दिखाया कि जब आपके पास रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, हिट करती है मिरर को, स्ट्राइक करती है मिरर को, वो आपके फोकस के थ्रू चली जाती है। तो जब वो फोकस के थ्रू जाएगी, तो आपकी इमेज कहां पर मिलेगी? रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंटरसेक्ट कहां पे करेंगी? वो फोकस पे करेंगी। तो इमेज कहां पर आपको मिलेगी? इमेज आपको फोकस पे मिलेगी। बट यहां पर अगर आपके पास पैरेलल बीम आ रहा है लाइट का, मगर वो पैरेलल बीम आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और वो मिरर को स्ट्राइक करता है, मिरर क्या करेगा? मिरर वहां पर आपकी सारी पैरेलल बीम को रिफ्लेक्ट करेगा और कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे जो लाई करता है फोकल प्लेन पे। तो कहने का मतलब यह है कि फोकस के थ्रू अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे ना, इस प्लेन को आप यहां पर फोकल प्लेन कहते हो। तो अगर आपके पास एक पैरेलल बीम आएगी और वो किसी एंगल पे आएगी, आप देखोगे कि वो सारी पैरेलल बीम जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट जो है अब वो फोकस पे लाई मत करेगा, मगर वो इस फोकल प्लेन पे लाई करेगा। तो आप अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो? एट इंफिनिटी। आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो? आप ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी रख रहे हो, और इमेज कहां पे मिल रही है? एट फोकस। एट फोकस और फोकल प्लेन, और फोकल प्लेन। तो ये पहला केस आपके पास आया। अच्छा, दूसरा केस, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं? इंफिनिटी वाला तो हो गया, अब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर बियॉन्ड सी रखूंगा। तो लेट अस एज्यूम कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब समझो समझो, आपका पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था? इंफिनिटी पे। पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था, और यही ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे था। अब आपने इसी ऑब्जेक्ट को कहां पे लाया? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब यही ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, आपको जो इमेज मिल रही थी ना फोकस में, वो बहुत छोटी मिल रही थी, डिमिनिश्ड। जो आपको इमेज मिल रही है वो डिमिनिश्ड आपको मिल रही है, बहुत स्मॉल साइज की आपको मिल रही है। अब आपने क्या किया? आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लाया टुवर्ड्स मिरर। टुवर्ड्स मिरर ला रहे हो ना, और कहां पे रख रहे हो? आप कर्वेचर से पहले इसको रख रहे हो। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को कर्वेचर से पहले रखा,
आप देखते हो कि जो आपकी इमेज है वो पहले फोकस पे थी ना, आपकी इमेज जो है यहां पर जब आपने ऑब्जेक्ट को आगे लाया, इमेज पहले फोकस पे थी, इमेज आपकी पीछे आने लगेगी और इमेज जो है वो थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी और आपको इमेज यहां पर मिलेगी। ये आपको इमेज यहां पे मिलेगी समवेयर हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देख सकते हो कि स्टार्ट में ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि आप एक ही ऑब्जेक्ट ले रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट केसेस में ले रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का साइज तो चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, इमेज डिमिनिश्ड। मगर जब मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया ना, आप देखते हो कि जो आपकी इमेज आपको मिल रही है वो थोड़ी सी अब बड़ी मिल रही है, और थोड़ी सी बड़ी तो मिल रही है मगर इमेज जो है वो आपको कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे मिल जाएगी। तो कहने का मतलब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर बियॉन्ड सी क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखोगे तो आपकी जो इमेज है यहां पर वो आपको बिटवीन ये B/W जो है ना, ये बिटवीन मैं ऐसे ही लिखता हूं, तो मैं क्लियर रखना चाहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या आपके पास है, ये बिटवीन है। तो बिटवीन आपका यहां पर आ जाएगा फोकस एंड कर्वेचर, फोकस एंड कर्वेचर। अच्छा, साइज के बारे में भी समझो, साइज के बारे में भी समझो कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज पीछे जा रहा है। अगर वेलोसिटी की बात करें, अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी दोगे, इमेज पीछे की तरफ चली जाएगी। तो आप वेलोसिटी को भी अंडरस्टैंड करो, वेलोसिटी को भी अंडरस्टैंड करो। अगर आपके पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के अगर फॉर एग्जांपल आप सामने ले रहे हो ऑब्जेक्ट को, आप देखोगे इमेज कनकेव मिरर से दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टेक केयर आप इसका करोगे। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी इमेज थी। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे लूंगा, मैं अब ऑब्जेक्ट को यहां पर कर्वेचर पे लेने वाला हूं। तो आप देख लो अगेन ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम रहेगा, ये आपका कर्वेचर है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रख रहा हूं? एट सी। इमेज मुझे कहां पे मिलेगी? आप देख लो इमेज तो यहां पर थी ना पहले, अब जब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाया, ये इमेज थोड़ी और पीछे चली जाएगी और आपको इमेज यहां पर मिलेगी, आपको इमेज यहां पर मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। अब देख लो स्टार्टिंग में इमेज छोटी थी, अब बड़ी हो गई और फाइनली इमेज सेम साइज की बन गई, सेम साइज की बन गई। अंडरस्टैंड करो साइज को भी, कंफ्यूजन मत रखो। आप देखो किस तरीके से मैंने 3 केस को डील किया, और तीसरे केस में जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, आपकी इमेज जो है वो भी एट सी आपको मिल जाएगी, वो भी आपको एट सी मिलेगी। बहुत सही, होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे लूंगा। कहने का मतलब अब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। अब देख लो ये बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर वाला ही केस आया ना। बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर के वक्त जब इमेज आ रही थी तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था ना, यहां पर जो आपको बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर में इमेज मिलेगी ना, वो बियॉन्ड सी मिलेगी। उल्टा हो रहा है इसका, इस केस का उल्टा हो रहा है, दूसरे केस का उल्टा यहां पे हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा ना, आपको इमेज जो है वो बियॉन्ड सी कहीं यहां पर मिलेगी। ये फोर्थ केस है, ये फोर्थ केस है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपको जो यहां पे इमेज मिलेगी इट विल बी बियॉन्ड और इस केस को यहां पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस केस में आपको बड़ी इमेज मिल रही है, इस केस में आपको एनलार्ज इमेज मिल रही है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जो इमेज आपको मिल रही है ये बहुत बड़ी मिल रही है, मैग्नीफाई करके आपको इमेज मिल रही है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। जरा इस केस में देखो, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा नहीं होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा नहीं होगा, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है ना। तो वहां पर आप बोल सकते हो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 के बराबर है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज है। मगर जब आप फोर्थ केस की बात कर रहे हो,
आप देख सकते हो फोर्थ केस आपका मैग्निफिकेशन केस है, ये आपका मैग्निफिकेशन केस है, ये आपका मैग्निफिकेशन केस है। प्लीज इस पॉइंट को टेक केयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब केस 4 का मतलब कि केस 4 में आपको जो इमेज मिलती है वो एनलार्ज्ड आपको मिलती है, वो आपको एनलार्ज्ड मिलती है। अच्छा चलो फिफ्थ केस पे मैं जाता हूं। फिफ्थ केस में मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर फोकस पे रख दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर फोकस पे रख दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एट एफ। अच्छा जरा इमेज एट एफ कहीं पे बनी है, आप चेक कर लो इमेज कहीं पे एट एफ बनी है कहीं पे, यहां पे एट फोकस। जब इमेज फोकस पे बनी थी ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पे। अब आपका ऑब्जेक्ट है फोकस पे, इमेज कहां होगी, वो इंफिनिटी पे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एट इंफिनिटी मिल जाएगा। तो आप यहां पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो ना, यहां पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो ना, इसकी इमेज कहीं आपको यहां पर मिलेगी। आप देख रहे हो कि स्टाइल क्या बन रहा है इमेज का, पहले छोटी बड़ी हो रही है मगर नीचे की डायरेक्शन में, इमेज बड़ी हो गई नीचे की डायरेक्शन में, इमेज और बड़ी हो रही है नीचे की डायरेक्शन में। और जब आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रखा, इमेज यहां पर कहीं आपको बड़ी मिलेगी मगर आपको इमेज एट इंफिनिटी मिलेगी। और ये जो इमेज एट इंफिनिटी आपको मिल रही है ये हाईली एनलार्ज्ड है, ये हाईली एनलार्ज आपके पास है, ये आपके पास हाईली एनलार्ज है यहां पे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। 5 केसेस हो गए, उतना मुश्किल है ही नहीं। पहले इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज फोकस पे, आपने बियॉन्ड कर्वेचर लाया, आपको बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर मिल रही है इमेज। अब आप क्या कर रहे हो, आप कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, इमेज भी कर्वेचर पे ही मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आप देखोगे मैं इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके सॉल्व करते जाऊंगा, आप देख लेना वहां पर। और इसी तरीके से फर्दर अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रख रहे हो, आपको इमेज बियॉन्ड सी मिलेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे, आपको जो इमेज है वो इंफिनिटी पे मिलेगी और बहुत ही एनलार्ज होगी। अच्छा लास्ट वाला केस देख लो। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं डॉटेड बना रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, जो इमेज आपको मिलेगी वो यहां पर कहीं पे मिलेगी। आप देख लो एनलार्ज ही मिल रही है ना, एनलार्ज मिल रहा था ना इमेज, एनलार्ज मिल रहा था ना इमेज। ये 2 केसेस जो है ना, इसी में आपको कंफ्यूज किया जाता है। इन्हीं 2 केसेस को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यहां पर भी इमेज एनलार्ज मिल रही है, यहां पर भी इमेज एनलार्ज मिल रही है। आपको मैग्निफिकेशन का साइन वगैरह देखना पड़ेगा वहां पे। और अभी के लिए जब मैं साइन कन्वेंशन पे आ जाऊंगा ना, तो मैं वहां पर आपको बोलूंगा कि नेगेटिव का टेक केयर करो ही मत, जब मैं साइन कन्वेंशन पे आ जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, मैं सच कह रहा हूं, 12th के स्टूडेंट्स, मैं खुद यहां पर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये बात, वो 10th के न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑप्टिक्स में मेन प्रॉब्लम क्या होता है, आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है। मतलब आपको पता नहीं होता है कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन को डील करें। और जब आप साइन कन्वेंशन को डील नहीं कर पाते हो, हमेशा आपके आंसर में आपको एम्बिग्यूटी रहती है कि कहीं गलत मत हो रहा है, कहीं नेगेटिव हमने गलत मत लिख दिया, कहीं आंसर पॉजिटिव मत था हमें नेगेटिव आ रहा है, कहीं आंसर नेगेटिव मत है हमें पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज जो है, ये चीज आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। और अगर आप वीडियोस को देखते जाओगे, अगले 1-2 वीडियो में मैं साइन कन्वेंशन पे जाऊंगा, मैं इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाने वाला हूं कि आप नेगेटिव का, अगर आप नेगेटिव का टेक केयर करोगे भी नहीं, आपको फुल आइडिया होगा कि नेगेटिव लगाना है कि नहीं लगाना है। तो वो चीजें भी डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल के लिए मैंने यहां पे कहा कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा फोकस और पोल के बीच में, केस 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर मिल रही है। ये इन फ्रंट ऑफ मिरर था सारा अभी तक, मगर लास्ट वाले केस में आपको जो इमेज मिल रही है वो बिहाइंड द मिरर आपको मिल रही है। तो मैं लिखूंगा बिहाइंड मिरर। अब मैं यहां पे इंपॉर्टेंट केस पे आता हूं। होपफुली आपने कैच किया होगा सारा, होपफुली आपने सारा कैच किया होगा। अब देखते जाओ, पहले 5 केसेस की बात करता हूं, पहले 5 केसेस की मैं बात करता हूं, पहले 5 केसेस की मैं बात करता हूं। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, पहले 5 केस ये है 1 2 3 4 5, एक बार और 1 2 3 4 5, पहले 5 केस ये है। इन 5 केसेस में आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है।
अच्छा जरा इन 5 केसेस की इमेज देखो, 1 2 3 4 5 इमेजेस भी मिरर के सामने है। कहने का मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो ऑब्जेक्ट इज रियल, और जब इमेज भी मिरर के सामने आपकी बनती है इमेज इज रियल। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज भी पहले 5 केसेस में मिरर के सामने बन रही है, तो कहने का मतलब इमेज इज ऑल्सो रियल। जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल होंगे ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की ओरिएंटेशन कभी भी सेम नहीं होगी। कहने का मतलब देख लो, नेचर की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का नेचर और इमेज का नेचर सेम है। ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है। दूसरे केस में जरा आ जाओ, ऑब्जेक्ट का नेचर और इमेज का नेचर सेम है क्योंकि दोनों मिरर के सामने है, दोनों रियल है। ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है, दोनों रियल है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम है, दोनों रियल है। ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों का नेचर सेम है, दोनों रियल है क्योंकि दोनों मिरर के सामने है। लास्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, इमेज मिरर के पीछे है, दोनों का नेचर सेम नहीं है। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज आपके पास है, ये वर्चुअल इमेज आपके पास है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम होता है ना, ओरिएंटेशन सेम नहीं होती है। ओरिएंटेशन का मतलब एक हिसाब से मैग्निफिकेशन का साइन, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव। आप देख लो यहां पर आपके पास, यहां पर मैं सिंपली ये वाला केस लेता हूं, ये वाला केस आप देख लो, दोनों का नेचर सेम है ना, ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है। मगर ओरिएंटेशन की बात करो, ये आप देखोगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, मगर जो आपके पास उसकी इमेज है वो इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट यहां पर इरेक्ट ही आप लोगे, इमेज यहां इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट यहां पर इरेक्ट है, उसकी इमेज यहां पे इन्वर्टेड है। तो कहने का मतलब यह है, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ सेम नेचर implies different orientation. जब भी आपके ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम होगा, ओरिएंटेशन सेम नहीं होगी। अच्छा लास्ट वाले केस में जरा देख लो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम नहीं है, एक रियल है तो दूसरा वर्चुअल है। इस वाले केस में अगर आप देखोगे ना, इन दोनों की ओरिएंटेशन सेम है, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है। तो कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिफरेंट नेचर के हैं, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, सेम होगी। तो आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो अपनी जगह पे। मैं एक बार बोलता हूं आपके लिए कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, आप लिख लो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट एंड एन इमेज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, जब भी आपका ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट नेचर के होंगे, कॉमा दे विल हैव सेम ओरिएंटेशन। तो स्टाइल क्या रहेगा, स्टाइल ये रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर क्या है, सेम है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो वहां स्टाइल ये रहेगा कि नेचर सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। अच्छा अगर नेचर डिफरेंट है, ओरिएंटेशन सेम होगी। अच्छा ओरिएंटेशन सेम है, अब मैं बोल रहा हूं ओरिएंटेशन सेम है, नेचर डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, नेचर सेम होगा। ओरिएंटेशन सेम है, नेचर डिफरेंट होगा। तो इसको पूरा क्लियर रखो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कंफ्यूज करने की, तो होपफुली आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो आप सिंपली देख लो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं लास्ट पॉइंट पे यहां पर आता हूं और उसके बाद मैं 7th केस भी लूंगा आप लोगों के लिए। ये तो 6 केस हो गए, आप हमेशा अपने आप को कन्फाइन करते हो 6 केसेस पे, मैं और एक केस लूंगा यहां पे, तो वो तो ले लूंगा, बट फिलहाल के लिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का नेचर सेम है ना, पहले 5 केसेस में नेचर सेम है, मैं लिखूंगा यहां पे पहले 5 केसेस में सेम नेचर, पहले 5 केसेस में सेम नेचर, पहले 5 केसेस में आपके पास सेम नेचर है, सेम नेचर। अगर पहले 5 केसेस में सेम नेचर है, पहले 5 केसेस में सेम नेचर है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी ना, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी।
मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। आप देख लो ना, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, नेगेटिव का आप टेक केयर करना ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप देख लो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन आपका केस 4 के रिलेटेड होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन का जब फॉर्मूला यूज करोगे, आप बस मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकाल दो। आपको मगर 100% पता होगा ना, आपने मैग्नीट्यूड 5 निकाल दिया। केस आपको पता है कि आप केस 4 पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि आपको पता है कि आप केस 4 पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 5 लगा दिया, 5 निकल गया आंसर। तो 5 के सामने नेगेटिव लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और आपको पता है आप केस 4 डील कर रहे हो, तो जो भी मैग्निफिकेशन आएगा ना, उसके सामने आप नेगेटिव लगा दोगे। तो अगर आपको केस वाइज पूरा होल्ड है, तो आपको नेगेटिव साइन का टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। बस मैग्नीट्यूड निकालो, फिर देखो कि किस केस की बात हो रही है। अगर पहले 5 केसेस की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव ले लो। तो आप देख सकते हो कि कैसे नेगेटिव साइन जो है वो आपके लिए अब लेस सिग्निफिकेंट बन जाएगा। अच्छा, और एक बात, जब यहां पर आपके पास 6th केस की मैं बात करूंगा, 6th केस में इन दोनों का नेचर मत सेम है, तो इनका नेचर डिफरेंट है ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंट नेचर, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंट नेचर। अच्छा, डिफरेंट नेचर किस किस का होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज का। जब भी डिफरेंट नेचर होता है, जब भी डिफरेंट नेचर होता है, आपकी ओरिएंटेशन सेम होती है। अगर डिफरेंट नेचर के वक्त आपकी ओरिएंटेशन सेम होगी, ओरिएंटेशन सेम का मतलब ओरिएंटेशन सेम, आपका मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन क्या आएगा? मैग्निफिकेशन आपका यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इतना आपको पूरा इसमें क्लियरिटी होना चाहिए कि आपके पास 6 केसेस है, और इन 6 केसेस में पहले 5 केसेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव। क्यों है मैग्निफिकेशन नेगेटिव? क्योंकि पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर डिफरेंट है आपके ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। डिफरेंट है कि सेम है? अगेन आप देख लो, फ्लो में मैं बोल रहा हूं, बट पूरा आपको क्लियर रहना चाहिए, आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो मैंने यहां पर आपको, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, पहले 5 केसेस में आपका जो नेचर है वो सेम है, क्योंकि पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, उसका इमेज जो है वो भी मिरर के सामने है। पहले 5 केसेस में नेचर सेम, ओरिएंटेशन क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। और छठे केस में आपका नेचर सेम नहीं है, इसलिए ओरिएंटेशन क्या होगा? वो सेम होगा। जब इमेज एनालिसिस की बात मैं करूंगा ना, तो मैं 2 पॉइंट्स को ऑलरेडी डन बता दूंगा। नेचर के बारे में मैं ऑलरेडी डन बताऊंगा, और ओरिएंटेशन के बारे में मैं ऑलरेडी डन बताऊंगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। मैं 7th केस पे जाता हूं, आप बस देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर कनकेव मिरर है। ये आपके पास कनकेव मिरर है। अभी तक अगर मैं बात करूं, हमने रियल इमेज भी देखी, रियल इमेज देखी ना हमने, आप चेक कर लो। 5 केस में रियल इमेज, और छठे केस में वर्चुअल इमेज। तो जब मैंने यहां पर बात की आपके कनकेव मिरर की, मैंने रियल इमेज के बारे में बात की, मैंने वर्चुअल इमेज के बारे में बात की, और आप सिंपली देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट हर बार रियल था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात मत हुई, अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास इस मिरर पर एक कन्वर्जिंग बीम आ रहा है। आपके पास यहां पर एक कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। यह आपके पास एक कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। यह आपके पास यहां पर फोकस है, ये आपके पास यहां पर फोकस है, और लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास यहां पर कर्वेचर है।
ये आपके पास फोकस है यहाँ पर, और ये आपके पास कर्वेचर है यहाँ पे। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है ना कन्वर्जिंग फैशन में, ये हिट कर रही है ना ऑप्टिकल डिवाइस को, लाइट आगे मत जा पाएगी, मगर आप इन रेज को प्रोड्यूस करोगे ना अपेरेंटली, और आप देखोगे कि आपको यहां पर ये दोनों रेज दिखेगी कि एज इफ की यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या एक्चुअल इंटरसेक्शन है? नहीं, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, आप हाइपोथेटिकली इनको इंटरसेक्ट करवा रहे हो। मगर इंसिडेंट रेज यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है ना, पीछे से अगर प्रोड्यूस करोगे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, क्या ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है? नहीं, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। क्या ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये जो यहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगेन मैं जहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, होपफुली आप ये अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि मुझे फाइनली यहां पर लास्ट पॉइंट जो मैं कंक्लूड करने वाला हूं इस लेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा गया है कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आप देखते जाओ। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको यहां पर मिल रहा है। अब अगर मैं इमेज की बात यहां पर करूं, इमेज की अगर मैं बात करूं, तो ठीक है, कर्वेचर से आप क्या स्टार्ट करोगे ड्रॉ करना? आप कर्वेचर से यहां पर नॉर्मल डालना स्टार्ट कर दो। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। अब सिंपली आप देख लो यहां पर, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, हिट कर रही है यहां पे, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहीं यहां से चली जाएगी, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख लो, मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, हिट कर रही है मिरर को यहां पर, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, हिट करने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, और ये जो रे है ये यहां से जाएगी, और ये जो रे है ये आपकी यहां से जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर आपके पास आ जाएगा, और रे जो है वो आपकी यहां जाएगी। आप देख सकते हो यहां पर हिट हो रहा है, और जो आपको इमेज यहां पर मिल रही है, जो आपको इमेज यहां पर मिल रही है, मिरर के सामने मिल रही है ना, मिरर के सामने मिल रही है। अगर इमेज आपको मिरर के सामने मिल रही है, तो ये जो इमेज आपको यहां पर मिल रही है, ये जो इमेज आपको यहां पर मिल रही है, ये इमेज आपके पास यहां पर रियल इमेज है। ये आपके पास यहां पर रियल इमेज है। तो अगेन आप देख सकते हो, आप सिंपली देख सकते हो यहां पर, ये आपके पास इंसिडेंट रे था, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्ट हो गया तो यहां से गया। ये आपके पास दूसरा इंसिडेंट रे था, दूसरा इंसिडेंट रे यहां पे हिट किया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से चला गया, दोनों रेज यहां पर मीट कर रही है। सिंस ये रिफ्लेक्टेड रेज है, आप चेक कर सकते हो, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इन रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है, आपको रियल इमेज मिल रही है, आपको रियल इमेज मिल रही है। तो अगेन आपको टेक केयर करना होगा इस चीज का। आप हमेशा, आप इतना ज्यादा यूज्ड टू रहते हो, इतना ज्यादा यूज्ड टू रहते हो रियल ऑब्जेक्ट को, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे जब क्वेश्चन आ जाता है आप उसको डील नहीं कर पाते हो। तो आप सिंपली कंक्लूडिंग पॉइंट देख लो यहां पर, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। मैं लिख रहा हूं यहां पे, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। देखा ना हमने, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। जब भी नेचर सेम, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, ओरिएंटेशन डिफरेंट। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। बहुत सही, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ओरिएंटेशन सेम के डिफरेंट, ओरिएंटेशन सेम के डिफरेंट, ओरिएंटेशन सेम, क्योंकि नेचर डिफरेंट है ना, नेचर डिफरेंट होगा तो ओरिएंटेशन वो सेम होगी। आप खुद देख लो मैंने कितनी बार ये पॉइंट रिपीट किया, इस चीज को कोई भूलेगा नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहा है आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट जरा देख लो, लास्ट पॉइंट जरा देख लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट
रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। नेचर सेम की डिफरेंट, नेचर सेम की डिफरेंट, नेचर यहां पर डिफरेंट है। ओरिएंटेशन सेम, ओरिएंटेशन सेम मतलब इस केस में भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इस केस में भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव। यही तीन चीजें देखने को मिली ना। रियल रियल देखने को मिला, रियल वर्चुअल, वर्चुअल रियल देखने को मिला। क्या वर्चुअल वर्चुअल देखने को मिला? वर्चुअल वर्चुअल कहीं पे देखा? क्या हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज देखा? नहीं देखा, पॉसिबल ही नहीं है। आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना ही नहीं सकते हो। नेचर में एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल इमेज बना ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यह है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं और कह रहा हूं, आप ऑप्टिक्स कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। बट अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप फील करके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मतलब देख लो, मैं तो ये सारा बोल सकता था, ये बोलने की जरूरत थी नहीं। आप कभी ये सोचते, मतलब आप एग्जैक्टली कभी इस केस पे जाते ही नहीं हो, मगर हम गए इस केस पे, और जब इस केस पे गए तो मैं वहीं पे कंक्लूड कर सकता था। मगर इतना सारा पढ़ने के बाद अगर आप इस चीज पे कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो, आप सही से नहीं फिर पढ़ रहे हो, आप सच में सही से नहीं पढ़ रहे हो। तो जब भी आप पढ़ोगे ना, पहले पूरा पढ़ा करो, उसके बाद कंक्लूजन्स निकाला करो, और उन्हीं कंक्लूजन्स को आपको दिमाग में रखना है। देख लो, इसको यहां पर देखकर मुझे क्या कंक्लूजन्स मिल रहे हैं? मुझे ये कंक्लूजन्स मिल रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज पॉसिबल है, वहां पर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज जब भी सेम नेचर के होंगे, ओरिएंटेशन हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये मुझे यहां पर कंक्लूजन मिला। सिमिलरली रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन सकता है, मगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं जिस ग्राफ में मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंसेस के बारे में बात करूं, आप देखोगे कि एक क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ मिसिंग होगा, और वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज दे सकता है आपके किस मिरर में, कनकेव मिरर में, आपको बोलना है नॉट पॉसिबल। तो होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी सारा हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो टेक केयर।